तो जब वो वापस लौटे तो हर जगह यह न्यूज़ फैल चुकी थी कि अटलांटिक की दूसरी साइड पर एक नई लैंड डिस्कवर हो चुकी है। यह खबर जल्दी से हर जगह फैलने लगी। इसके बाद पुर्तगीज और स्पेन ने वर्ल्ड को ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास से डिवाइड कर दिया 1494 में। अमेरिगो वेस्प्यूसी 1497 में पहली बार मेनलैंड अमेरिका पहुंचे। इस सब के बाद पुर्तगीज शांत नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने किसी तरह अफ्रीका के अराउंड नेविगेट करके इंडिया तक पहुंचना मैनेज कर लिया 1498 में, और उनके नेविगेटर का नाम था वास्को डी गामा। तो इस तरह इंडिया की डिस्कवरी हुई। अब इसके बाद जब स्पेनिश अमेरिका को डिस्कवर कर चुके थे और वहाँ पर सेटल होना स्टार्ट कर चुके थे, तो जो कोलंबस का प्लान था वह इनफैक्ट वर्क नहीं किया। लेकिन यह सवाल उनके मन में अभी भी बना हुआ था कि क्या यह पॉसिबल है ग्लोब के अराउंड सेल करना, और क्या यह पॉसिबल है कि इंडिया तक ईस्ट साइड से पहुंचा जा सके। यह सवाल अभी भी स्पेनिश के मन में था और अभी भी वो इसमें इंटरेस्टेड थे। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए स्पेनिश ने एक नए एक्सपीडिशन को अरेंज किया जिसके नेविगेटर फर्डिनेंड मैगेलन थे। उनको यह जिम्मेदारी मिली कि वह किसी तरह पूरी अर्थ को सर्कल करें। मैगेलन काफ़ी एक्सपीरियंस नेविगेटर थे जिन्होंने इंडियन ओशियन के रास्ते आज के मलेशिया तक ट्रेवल किया था, और पैसिफिक ओशियन भी फाइनली इनके द्वारा ही पूरी तरह से डिस्कवर हुआ। उन्होंने 28 सितंबर 1598 को स्पेन से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। यह जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली थी और कई सारे क्रू मेंबर्स की इसमें जान भी गई, और मैगेलन भी इसमें सरवाइव नहीं कर पाए। 1521 में फिलीपींस के बैटल में उनकी डेथ हो गई। लेकिन एटलीस्ट मरने के पहले वह इस बात को जान चुके थे कि वो ईस्ट एशिया पहुंच चुके हैं पूरे ग्लोब के अराउंड ट्रेवल करके। यानी कि उनने पूरे ग्लोब के अराउंड ट्रेवल कर लिया। और यहाँ जाकर यह बात साबित होती है कि हमारी अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि गोल है, अर्थ राउंड है। लेकिन उनकी यह जर्नी उनके ही क्रू मेंबर्स के द्वारा कंप्लीट की गई, और फाइनली सितंबर 1522 में यह जर्नी फाइनली 3 सालों के बाद फिनिश हुई। इस जर्नी में जो डिस्टेंस कवर हुआ था वह ऑलमोस्ट 81449 किलोमीटर था। और पूरे ग्लोब के अराउंड ट्रैवल करने से यह बात साबित होती है कि अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। नाउ अब आता है हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसमें हीलियो यानी कि सन सेंटर में होता है और बाकी के प्लैनेट्स उसको ऑर्बिट करते हैं। लेकिन मॉडर्न टाइम में इसको जानने से पहले एंशिएंट टाइम में भी कुछ हीलियोसेंट्रिक और हाइब्रिड जियो हीलियोसेंट्रिक थ्योरीज भी हैं। जैसे कि 5th सेंचुरी BC में ग्रीक फिलोसोफर फिलॉलस ने दी थी, ऐसे ही अलग अलग टाइम पर यह थ्योरीज सामने आती रही हैं। यह मॉडल्स कई सारी चीज़ों के बारे में सही भी बताते थे, लेकिन इनमें कई सारे फ्लॉज और गड़बड़ी भी होती थी। इसलिए उस समय जियोसेंट्रिक मॉडल ही काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। अब हीलियोसेंट्रिक मॉडल का यह आइडिया कि अर्थ रोटेट करती है वह ज़्यादा रिवोल्यूशनरी नहीं था, क्योंकि लोगों को इसमें गड़बड़ी लग रही थी। सभी लोग इसको एक्सेप्ट करने में राजी ही नहीं थे। लेकिन फाइनली सब लोगों को यह एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि अर्थ रोटेट करती है और सन के अराउंड ऑर्बिट करती है। वह क्यों? क्योंकि अगर हम यह माने कि सारे स्टार्स और प्लैनेट अर्थ के अराउंड रोटेट करते हैं, तो उन स्टार्स के पास काफ़ी ज़्यादा हाई वेलोसिटी होगी, क्योंकि उनका डिस्टेंस अर्थ से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो वह सन, मून और बाकी के प्लैनेट्स को अपनी जगह से ड्रैग कर देंगे, खिसका देंगे। ऐसे में इस बात का मानना कि अर्थ रोटेट नहीं करती और सारे प्लैनेट अर्थ के अराउंड रोटेट करते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। तो भलाई इसी बात में है कि हम खुद भी यह मान लें कि अर्थ रोटेट करती है। लोग इस आइडिया के संग अनकंफर्टेबल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जब शुरुआती 1500s में स्पेन और पुर्तगीज ग्लोब के अराउंड सेल कर रहे थे, तब एक काफ़ी स्किल मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस, उन्होंने अपने कई साल सोचने और यह स्टडी करने में लगा दिए कि कैसे हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडी की मैकेनिक्स वर्क करती है। और कुछ सालों के बाद कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया जिसमें सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं। और उन्होंने यह जाना कि उनका यह मॉडल जियोसेंट्रिक मॉडल से काफ़ी सिंपल है और उससे ज़्यादा प्रिसाइज है। उनके मॉडल में अर्थ को रोटेटिंग बॉडी की तरह दिखाया गया और उनके मॉडल में स्टार अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। खैर, यह भी बताया गया कि सन अर्थ से कई गुना बड़ा है, यहाँ तक कि जुपिटर और सैटर्न भी अर्थ से काफ़ी गुना बड़े हैं। और अर्थ केवल एक प्लैनेट ही है बाकी के 5 प्लैनेट्स की तरह। उनके इस न्यू हीलियोसेंट्रिक मॉडल में
इन सबको एक सिस्टम की तरह कंसीडर किया गया, जिसको आज हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। कई सारे क्रिटिसिज्म और दिक्कतों की वजह से कोपरनिकस अपने वर्क को पब्लिश करने के लिए डरते थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने इन सब को पब्लिश कर दिया। और कुछ लेजेंड्स का यह भी मानना है कि जिस दिन उन्होंने अपना फुल्ली फाइनल वर्क दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, उसी दिन उनकी डेथ हो गई 1543 में। उनके मॉडल के कई सारे सपोर्टर्स और हेटर्स भी हैं। काफ़ी हीटेड डिबेट भी चलता रहा। एक आर्ग्यूमेंट यह भी था कि स्टार पैरालैक्स इस थ्योरी के अनुसार ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। तो या तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल ही गलत है, या फिर स्टार्स हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर हैं और इनफैक्ट सन से भी लार्जर हैं, जो कि उस समय के लोगों के लिए एक क्रेजी आइडिया था। टाइको ब्रेज ये भी एक काफ़ी अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे, लेकिन उन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वह जियोसेंट्रिक मॉडल को बचाना चाह रहे थे। उन्होंने अपना खुद का एक हाइब्रिड जियो हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया, जिसमें 5 प्लैनेट सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे थे, लेकिन खुद सन और मून अर्थ को ऑर्बिट कर रहे थे। और उन्होंने अपनी खुद की थ्योरी भी पब्लिश की, जिसमें मून की पोजीशन के बारे में बेटर प्रेडिक्शन मिल रहा था। ईयर 1600 में एस्ट्रोनॉमर विलियम गिलबर्ट इन्होंने अर्थ की रोटेशन के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिया। मैग्नेट्स और कंपास की स्टडी करके उन्होंने यह डेमोस्ट्रेट किया कि अर्थ एक मैग्नेट है और इसकी कोर के अंदर काफ़ी सारा आयरन मौजूद है। अब स्टार्टिंग से लेके अब तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हो, तो जो सब कुछ मैंने आपको बताया यह सब हुआ बिना टेलीस्कोप की मदद से, केवल नेकेड आई ऑब्जर्वेशन से, केवल अर्थ के ऑब्जर्वेशन के अंदर। अब इसके बाद से चालू होती है मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। अब चीज़ें यहाँ पर एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगी। तो अर्लीस्ट टेलीस्कोप ईयर 1608 में इन्वेंट हुआ, और जैसे ही ईयर 1609 में एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने इस चीज़ के बारे में सुना, तो उन्होंने अपना खुद का एक टेलीस्कोप कंस्ट्रक्ट कर लिया जनवरी 1610 में। और जनवरी 1610 में गैलीलियो ने अपने छोटे टेलीस्कोप के जरिए 4 छोटी बॉडीज़ को ऑब्जर्व किया, जो कि जुपिटर के अराउंड अलग अलग डिस्टेंस पर ऑर्बिट कर रही थी। और ढूंढने पर यह पता चला कि वो चारों बॉडीज़ जुपिटर के मून्स हैं। उन्होंने इन मून की पोजीशंस और ऑर्बिट को भी प्रिडिक्ट किया। कुछ महीनों के बाद उन्होंने देखा कि वीनस के कुछ फेजेस होते हैं। उन्होंने सैटर्न की रिंग्स को भी देखा, लेकिन उनका टेलीस्कोप इतना पावरफुल नहीं था कि इन रिंग्स को रिजॉल्व कर पाए। उन्होंने सोचा कि ये रिंग जुपिटर के मून्स हैं, लेकिन यह सारी कैलकुलेशन जियोसेंट्रिक मॉडल के हिसाब से हो ही नहीं सकती थी। गैलीलियो की तरह जोनास केपलर कोपरनिकस के हीलियोसेंट्रिक मॉडल पर वर्क कर रहे थे, काफ़ी सारी कैलकुलेशन कर रहे थे, जिससे कि वो कोपरनिकस मॉडल में दिखाई गई अलग अलग ऑर्बिटल वेलोसिटीज़ को एक्सप्लेन कर पाएँ। और ऑर्बिटल वेलोसिटी को समझाते हुए उन्होंने अपना खुद का एक हीलियोसेंट्रिक मॉडल तैयार कर लिया, जिसमें सारे प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे थे, और इस इलिप्स के कोई एक फोकस पर सन मौजूद होता है। उनका वर्क 1609 और 1619 में पब्लिश हुआ। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि टाइड्स मून के मोशन के कारण होती है। उनके लॉ ने ट्रांजिट ऑफ मरकरी के बारे में प्रिडिक्ट किया 1631 में, और 1639 में वीनस के ट्रांजिट की प्रिडिक्शन की। हालांकि यह बात गौर करने वाली है कि केपलर ने टाइको ब्रेक के 10 सालों के ऑब्जर्वेशनल डेटा को भी एनालाइज करके अपने लॉस को पब्लिश किया था। इसके बाद जब रॉबर्ट हुक ने एक बेटर टेलीस्कोप बना लिया, तब सैटर्न की रिंग्स को भी रिजॉल्व कर लिया गया। इन्होंने 1664 में डबल स्टार को भी ऑब्जर्व कर लिया और एक माइक्रोस्कोप भी बनाया, जिससे कि अब सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को भी देखा जा सकता था। 1655 में टाइटन को सैटर्न के अराउंड ऑर्बिट करता हुआ देखा गया। इन सब चीज़ों से हीलियोसेंट्रिक मॉडल को और ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल रही थी। 1671 और 1684 के टाइम पीरियड के बीच में सैटर्न के 4 और मून डिस्कवर हो गए। तो मिडिल 1600s में हीलियोसेंट्रिक मॉडल काफ़ी एक्सेप्ट होने लगा, लेकिन लोग उससे खुश नहीं थे, इससे कंफर्टेबल नहीं थे। डेट वाई प्लैनेट ऑर्बिट दी सन। प्लैनेट सन को ही ऑर्बिट क्यों करते हैं? अर्थ क्यों ऑर्बिट करती है? वाई जुपिटर्स एंड सैटर्न्स हैव मून। हालांकि केपलर्स मैकेनिक इन सब के बारे में प्रिडिक्ट तो कर सकती थी, लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं था कि आखिर यह क्यों वर्क हो रहा है। वह क्या चीज़ है जिसके कारण प्लैनेट ऑर्बिट करते हैं, अर्थ क्यों ऑर्बिट करती है, और वो क्या चीज़ है
ये अभी भी क्लियर नहीं था। इसके बाद 1687 में फाइनली आइजैक न्यूटन एंटर हुए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल। इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे इनके सर पर एक एप्पल गिरा और उनके मन में यह थॉट आया कि यह नीचे ही क्यों गिरा। इन सब सवालों और थॉट्स के जरिए उन्होंने हमारे सामने ग्रेविटेशनल थ्योरी रखी। वैसे ग्रेविटेशनल थ्योरी और इनवर्स स्क्वायर लॉ 1670 में ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे, लेकिन न्यूटन ने इसको काफ़ी सिंपल और एक क्लियर वे में पब्लिक किया। न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का यूज़ काफ़ी फंडामेंटल तरीके से किया गया और ये थ्योरी सेलेस्टियल बॉडी के मोशन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन और प्रिसाइज मेजरमेंट कर पा रही थी। उनकी ग्रेविटेशनल थ्योरी ने यह भी एक्सप्लेन किया कि क्यों प्लैनेट स्फेरिकल होते हैं, टाइड्स क्यों होती हैं और चीज़ें हमेशा नीचे ही क्यों गिरती हैं। यानी कि वो एक नए फोर्स के बारे में बता चुके थे जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हीलियोसेंट्रिक मॉडल काफ़ी वाइडली एक्सेप्ट होने लगा, क्योंकि अब लोग यह भी जान चुके थे कि सारे प्लैनेट्स सन को क्यों ऑर्बिट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब शुरुआती 1700 के दशक में एडमंड हेली न्यूटोनियन लॉज के बारे में जान चुके थे। हेली ने यह परसीव किया कि जो कॉमेट पृथ्वी के नज़दीक से पास होता है वह वापस से एक फिक्स पीरियड के बाद लौटकर भी आता है। और पर्टिकुलरली उन्होंने 76 सालों के बाद एक कॉमेट को देखने की बात कही, जिसको आज हम उन्हीं के नाम पर जानते हैं। इस कॉमेट का नाम है हेलीस कॉमेट। अब हीलियोसेंट्रिक मॉडल की केवल एक ही परेशानी रह गई थी, वह थी लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पैरेलैक्स टू दी स्टार्स। और अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि स्टार्स आखिर होते क्या हैं, और अगर वह वाकई में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं तो उनका साइज भी हमारे सन से काफ़ी ज़्यादा होगा। तो 1700s का पहला हाफ पैरेलैक्स को ऑब्जर्व करने में लगा रहा। 1781 में यूरेनस की डिस्कवरी हुई, जो कि सैटर्न के बियॉन्ड सन को ऑर्बिट कर रहा था, और यह प्लैनेट नेकेड आई से काफ़ी मुश्किलों से दिखता है। ऐसे ही अर्ली 1800 में पहला एस्ट्रॉयड डिस्कवर हुआ, और 1846 में नेपट्टून को भी खोज लिया गया। 1838 में एस्ट्रोनॉमर फ्रेडरिक विलियम बेसेल, जिन्होंने लगभग 5000 स्टार्स की पोजीशन को मेजर किया था, वह भी काफ़ी प्रिसाइज वे में उन्होंने फाइनली स्टार 61 सिग्नस के पैरेलल्स को सक्सेसफुली मेजर कर लिया। और यह बात साबित हुई कि स्टार हमसे काफ़ी दूर होते हैं, और इनफैक्ट उनमें से कई तो हमारे सन से भी काफ़ी बड़े होते हैं। और यहाँ से यह बात भी साबित हुई कि हमारा सन भी एक स्टार ही है। 1838 में ही वेगा और अल्फा सेंचुरी के पैरेलैक्स को भी मेजर कर लिया गया, और इन मेजरमेंट्स ने यह भी प्रिडिक्ट किया कि स्टार्स और सोलर सिस्टम के बीच की डिस्टेंस कितनी है, जो कि ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर और कई लाइट ईयर सामने आई। और अब मॉडर्न टेलीस्कोप के जरिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। और इससे आगे की हिस्ट्री तो आप जानते ही हो कि कैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई। हम लोगों ने स्पेस में सैटेलाइट्स को भेजा, और 20वीं शताब्दी में फाइनली हम अर्थ के बाहर जाने के कैपेबल हो गए। तो फ्रेंड्स, यह थी एक ब्रीफ हिस्ट्री हमारी पूरी एस्ट्रोनॉमी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको यह पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और प्लीज़, यह काफ़ी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और मज़ेदार एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।